तो रेणी गांव के लोग जो अभी अपने लिए अलग से जगह मांग रहे हैं, आपने पिटिशन भी किया पूरी चीज़ों को लेके, क्या है वो पूरी, किस चीज़ के लिए आप गए? और आप पे तो हाई कोर्ट ने जुर्माना लगा दिया था 10,000 रुपये का। जी जी। तो हाँ, क्या, क्यों लगाया था, क्या आपकी पिटिशन क्या थी? तो 10,000 का मुझ पर लगाया है, 10 मेरे अन्य साथियों पर, तो कुल मिला के 50,000 का अच्छा, जुर्माना है टोटल में। 5 लोगों पे लगाया? 5 लोगों पे, 5 पिटिशनर हम लोग हैं। और एक हमारे साथ संग्राम सिंह है, एक कमल रतूड़ी है, एक जो है गौरा देवी के नाती हैं सोहन सिंह जी, और एक जो है रेणी गांव के ही प्रधान हैं। तो ये सब मिला करके हम 5 लोग। तो अब पिटिशन तो हमारी जो है इसी संदर्भ में थी, जब ये 7 फरवरी की जो आपदा आई, और उस आपदा के बाद जो नुकसान लोगों ने झेला, लगभग 200 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए, और उस नुकसान के लिए हम लोगों ने ये माना कि भाई उस नुकसान का कारण ये है कि अगर कोई प्राकृतिक घटना तो इतनी है कि वहाँ ग्लेशियर के ऊपर टूटा और उसके ज़रिए पानी आया और वो पानी बह जाता, लेकिन वो आपदा में तब्दील हो गया क्योंकि वहाँ एक परियोजना थी, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट, जो 13 मेगावाट की परियोजना थी। वहाँ काम न कर रही होती तो यह आपदा ना होती, तो एक प्राकृतिक घटना थी, वो पानी जाता चला जाता। तो हमने कहा कि भाई इसके लिए जो जिम्मेदार है, ठीक उसने जो है जहाँ ऋषि गंगा का मुहाना है, जहाँ वो गॉर्ज से निकल करके जी। आती है, ठीक उस मुहाने पर उसने इतनी बड़ी परियोजना खड़ी कर दी। और उस परियोजना को बनाने में जो 1 किलोमीटर सुरंग बनी, उसमें विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से पूरा इलाका हिल गया, रेणी गांव हिला, बहुत सारा वहाँ जंगल कटा। और इसको लेकर के लगातार लोग बोलते रहे कि भाई आप ये मत कीजिए, लेकिन उसको सुनने के बजाय और ये सब काम चलता रहा। जबकि उसमें एक घटना जो है हो चुकी थी 2013-14 में, अच्छा। और उसके बाद जो है एक और घटना उसमें हो गई कि वहाँ जो ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के जो पूर्व मालिक थे, वो उसी परियोजना के पावर हाउस के नज़दीक पत्थर आने से 2013 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई, वहीं भू धसाव से, 2013 में? 2013। अच्छा। उसके बाद ये 6-7 साल ये परियोजना बंद रही। 2018 में दोबारा से ये इसका ऑक्शन हुआ, जब वो दिवालिया हो गई वो कंपनी, तो ये फिर कुंदन ग्रुप को एक काम मिल गया, और कुंदन ग्रुप ने 2018 से इसको काम करना शुरू किया, और 2020 में कंप्लीट करके अभी कुछ महीने पहले ही वो उसमें प्रोडक्शन शुरू हुआ था। और इसमें लगातार अनियमितताएं थी, और उन अनियमितताओं को लेकर के लोग लगातार बोल रहे थे, लोग कोर्ट में गए, लोगों ने पिटिशन लगाई और ये सब, लेकिन उसको बगैर सुने हुए और ये सब काम चलता रहा। तो हम लोगों ने ये माना कि इसके लिए यहाँ ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट और ये तपोवन में ये एनटीपीसी की परियोजना है, तपोवन विष्णु घाट परियोजना, जिसके खिलाफ हम 2003-04 से लगातार आवाज़ उठा रहे थे, बोल रहे थे, और इसके तमाम जो पहलू हैं, पर्यावरण के सवाल हैं, इसकी EIA है, इसके बाकी इन पहलुओं पर लगातार हम बोल रहे थे। तो इसलिए हम जो है कोर्ट गए कि भाई ये हम सवाल पिछले 10 साल से उठा रहे हैं कि यहाँ इतनी बड़ी परियोजनाएं इस हिमालय के इस फ्रेजाइल जोन में, जो कि बहुत ही कमज़ोर क्षेत्र है, ये परियोजनाएं यहाँ बनना उचित नहीं, और ये परियोजनाएं जो हैं इस बड़ी आपदा के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम ये पिटिशन लेकर के गए कि भाई जो परियोजनाएं हैं, जो जिम्मेदार हैं, इन पर जिम्मेदारी आयद हो, नंबर 1 बात। और ये जो अगर वहाँ जो मैं आपसे कल भी कह रहा था, अगर तपोवन में एनटीपीसी कंपनी, जो कि 6,500-7 हज़ार करोड़ की परियोजना बना रही है जी। 6,500-7 हज़ार करोड़ रुपए की, तो अगर इन्होंने जो है वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया होता, वहाँ कोई भी ऐसा सिस्टम होता जिससे कि लोगों को सूचना मिल जाती कि फिर रेणी में आपदा आ गई है, हाँ, और ये पानी यहाँ आने वाला है। आप तो अब वो पूरी दूरी देख आए हैं, रेणी से जी, तपोवन जी, आने जी, में बिल्कुल। पूरा गाड़ी से ही 15 मिनट लग रहा जी, है। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो अगर जो है वहाँ से कुछ सूचना यहाँ आ जाती, तो ये जो तपोवन में जो लोग मरे, लगभग 140 लोग, तो इन लोगों की जान बच जाती। लेकिन वहाँ कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, तो ये फेलियर है इस कंपनी का, जो लोग मरे। तो हमने ये कहा कि एक तो इसका पूरा जिम्मेदारी इन पर आयद हो, इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अब क्योंकि जिस आधार पर इन्होंने पहले पूर्व में स्वीकृति ली, इसकी EIA जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो किया, तो अब तो पूरा सब बदल गया। बिल्कुल। नदी का तल बदल गया, नदी ने जो है पूरा बाढ़ से पूरा उसका वो बदल गया है। तो लिहाजा जो है अब ये
अगर ये कुछ दोबारा आप शुरू कर रहे हैं तो दोबारा ये उसके लिए पर्यावरण की स्वीकृति इनको मिले, इनको ब्लैक लिस्ट किया जाए, इन पर जिम्मेदारी आयद हो, ये जो है प्रॉपर जो मुआवजा दिया जाए। कि मुआवजे को लेकर के भी एक सवाल है कि एनटीपीसी में जो आदमी मरा उसको मुआवजे के तौर पर सरकार 4 लाख राज्य सरकार, 2 लाख केंद्र सरकार और उसके अलावा एनटीपीसी 20 लाख रुपया दे रही थी। लेकिन जो आदमी वहां मरा ऋषिगंगा में उसको केवल मिल रहा है 4 लाख राज्य सरकार का, 2 लाख केंद्र सरकार का और कंपनी की तरफ से कुछ नहीं। यानी कि एक ही आपदा के शिकार एक आदमी को मिलेगा 30 लाख रुपया या 25 लाख रुपया से ऊपर, और एक आदमी को मिलेगा मात्र 6 लाख रुपया, जबकि वो एक ही आपदा के शिकार है। तो जो ये मुआवजे को लेकर के भी जो ये डिस्पैरिटी थी, विसंगति थी, इसको लेकर के भी हमने सवाल उठाया और हमने कहा कि प्रॉपर मुआवजा दिया जाए। और एक पॉइंट हमने 5वां पॉइंट ये था कि ये जो ऋणी गांव, ये जो है इस आपदा के कारण और भी पहले तो ये कमज़ोर हो गया वहाँ विस्फोटकों के ज़रिए, और अब जो है आपदा के वजह से इस गांव के नीचे के पूरे हिस्से को इस नदी ने, ऋषिगंगा ने काट दिया है और गांव भूधसाव का शिकार है। तो लिहाजा इस गांव का पुनर्वास और विस्थापन किया जाए और शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। और विस्थापन पुनर्वास के सवाल पर हमारा केवल ये ऋणी का मामला नहीं था, जो अन्य भी जो विस्थापन के सवाल पूरे उत्तराखंड में हैं उसको लेकर के हम चाहते थे कि नीतिगत एक इस पर बहस हो कोर्ट में और वहाँ बात जाए, क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड की विस्थापन नीति पहले तो वो है नहीं, जो है वो बहुत ही लचर किस्म की है, जिसमें कि मात्र 3 लाख 4 लाख रुपए में आप चाहते हैं कि आदमी जो है घर मकान बना ले। आप जो है एक आदमी अपना पूरा घर मकान, चरागाह, अपना मरघट, पनघट सब कुछ छोड़ करके जाए और केवल वो आधा नाली ज़मीन में और 2 कमरे बना करके रह ले। हमारा ये कहना था कि आप पुनर्वास और विस्थापन अगर उस गांव का करें तो विस्थापन पुनर्वास का मतलब है उसका पूरी तरह से पुनर्वास होना, यानी कि उसके जो चरागाह है, उसका मरघट है, पनघट है, उसके जो भी हक हकूक है, वन पंचायत है, उसके साथ उसका पुनर्वास किया जाना। तो ये एक उसमें सवाल था। तो ये 5, 6, 7 सवाल को लेकर के हम कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बजाय हमारी बात को सुनने के और उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम इनको ये क्या, आप कौन है, एक्टिविस्ट है या नहीं है, आप हैं भी कि नहीं है, आप कौन है। पर गांव वालों को क्या अधिकार नहीं है भारत के नागरिक होने का? कोई भी सामान्य आदमी है भाई, मतलब कोई सामान्य भारत का, हम सामान्य नागरिक भी हैं। नहीं माना कि हम कोई एक्टिविस्ट हैं, नहीं हम कोई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन हम इस देश के सामान्य, हमने तो आधार कार्ड अपना लगाया है और उसमें जो है उस गांव का प्रधान है, गांव के आम सभा हुई है, उस आम सभा ने तय किया कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाएंगे कोर्ट में। तो क्या उस आम सभा की भी कोई मान्यता नहीं, उस गांव के प्रधान की नहीं, उस चिपको नेत्री गौरा देवी के नाती की कोई मान्यता नहीं? तो और हम लोगों ने अपना ये बताया कि हम इस देश के नागरिक हैं, आधार कार्ड आपने हमको जारी किया है, हम इस देश के वोटर हैं, हम तो चुनाव लड़ चुके एक पार्टी के नेता हैं, तो हमको क्या सवाल उठाने का, कोर्ट में जाने का अधिकार ही नहीं, बोलने का भी अधिकार नहीं इस देश में। फिर हम इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वहाँ जो है पिछले 3 महीने से हमारी याचिका अभी पेंडिंग है, अभी उसकी सुनवाई हुई नहीं। तो ये जो कई बार लोग कहते हैं कि साहब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए ऐसे लोग आ रहे हैं जो विकास के मुद्दे को रोकना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बहुत बार बोली कि भाई हमारे देश के अंदर जो है बहुत सारे लोग जो है विदेशी एजेंसियों का सहारे पे जो है देश में विकास के मॉडल को चुनौती देना चाहते हैं। तो ये उत्तराखंड में जो विकास का सवाल है और उत्तराखंड की पर्यावरण या उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे विकास और उत्तराखंड की जो आइडेंटिटी है वो कैसे दोनों चीज़ हो पाएँ? अब असल में ये तो प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, ये तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र रावत, तो जिस दिन आपदा आई 7 तारीख को, तो 7 तारीख को वहाँ जब आपदा आई तो मुख्यमंत्री जी सबसे पहले वहाँ पहुँचे तपोवन में, और जहाँ वो मलबे में लोग दबे हुए थे, सैकड़ों लोग, उस मलबे के ऊपर खड़े होकर के, यानी कि उतने लोगों की लाशों पर खड़े होकर के मुख्यमंत्री ने पहला बयान जो दिया वो ये दिया कि ये आपदा आ गई तो ठीक है, लेकिन जो ये विकास विरोधी लोग हैं ये इसको अपना इस आपदा को विकास के खिलाफ एजेंडे की तरह, प्रोपोगेंडा की तरह इस्तेमाल न करें। तो ये तो हमारे मुख्यमंत्री ने उसी दिन कह दिया, तो ये तो पूरा एक तरह का प्रचार का वो है। तो लेकिन हम लोग, मैं जो स्वयं हूँ और हमारे जो साथी, हम तो उत्तराखंड आंदोलन के हिस्से रहे हैं। उस आंदोलन में हमने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके उस आंदोलन में कूदे और अपना जीवन वहाँ दिया।
तो हम लोग तो उस आंदोलन में भी कह रहे थे कि भाई यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो संसाधन है, यहाँ का जो जंगल है, यहाँ की ज़मीन है, इन संसाधनों का उत्तराखंड की जनता के हक में इस्तेमाल होना चाहिए। ये तो क्यों नहीं, हम तो कह ही रहे हैं कि यहाँ के पानी का उपयोग होना चाहिए, पानी बह जाता है, क्यों नहीं इसमें बिजली बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन एक संतुलन, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए बगैर। अच्छा, दूसरी बात, ये बड़ी परियोजना आप ले आएंगे 1000 करोड़ की, 10,000 20,000 करोड़ की, तो ये देखिए सामने यहाँ पर आप जहाँ हम बैठे हैं, हाँ जी, घर है, हाँ। और सामने जेपी कंपनी बिजली बनाता है, यहाँ 440 मेगावाट की परियोजना है जी। और उस 440 मेगावाट में भले वो पर डे 100 मेगावाट बना रहा हो, लेकिन जोशीमठ में अभी आप देखिए ऑन कीजिए तो बिजली नहीं होगी। हाँ। यहाँ पानी पानी बरसा और बिजली चली जाती है 2-3 दिन के लिए, और हम अंधेरे में रहते हैं। उसने जो है विस्फोट करके इस पूरे इलाके को हिलाया। यहाँ का जंगल, यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी, यहाँ का रेत, यहाँ का बजरी, सब कुछ उसके हवाले फ्री में हो गया जेपी कंपनी के, और उससे हमको 1 यूनिट बिजली नहीं मिलती। तो हमारा ये कहना था कि यहाँ अगर बिजली बने तो छोटी पन बिजली परियोजनाएं लगें और उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो, वो बिजली यहाँ के काम आए। वो ऐसा ना हो कि हम कहते थे कि भाई यहाँ का पानी, यहाँ का जवानी यहाँ के काम नहीं आती, तो फिर दोबारा से ये होगा कि अब पानी काम नहीं आता, अब हमारा पानी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी को, जेपी को, ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स को, एनटीपीसी को आपने बेच दिए, तो फिर भी हमारे काम नहीं आ रहा है। तो हम इसके खिलाफ थे कि पर्यावरण की रक्षा के साथ, पर्यावरण के साथ संतुलन बनाते हुए आप जो है यहाँ के विकास कार्य को, यहाँ की जन केंद्रित विकास, यहाँ के लोगों को केंद्र में रख करके, हमारी जो ज़रूरत है, हमको तो बिजली आप दे नहीं रहे, तो हमारी ज़रूरत का तो हमको मिल ही नहीं रहा, तो हमारी जो ज़रूरत है आप तो देख के आ रहे हैं पूरा, कि भाई यहाँ जो उत्पादन हो रहा है, यहाँ सेब हो सकता था, यहाँ माल्टा हो सकता था, उस यहाँ की जो स्थानीय उत्पाद है उसको केंद्र, उसके आधार पर यहाँ लघु उद्योगों के जरिए तो अब तो सारा विकास का मतलब है कि आप यहाँ से चले जाइए, बाहर जाके नौकरी कीजिए, कंपनियों की जो है नौकरी कीजिए। जो नदियों की धाराओं को रोका जा रहा है, क्योंकि जब कल हम लोग गए थे गमसाली से आगे नीति और गमसाली के पास में, हमने देखा कि वो एक झील सी बनी हुई है। जी। अच्छा, पहले से हमको लग रहा था कि ये झील कोई पुरानी झील है जो इतना नीला पानी उसमें है, लेकिन अब वो उसको अगर ढंग से विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पूरा मक जो उसमें आया है ऊपर से, वो उसको रोक रहा है। और मुझे आपने देखा कि सब जगह पे ऐसी ही धाराएं दिखाई दे रही हैं। मैं हनुमान चट्टी गया, उधर भी मेरे को ऐसे ही दिखाई दिया। आपका जो ऋषि गंगा वाला है उसमें भी हर जगह पड़ा हुआ है, धौली गंगा में पड़ा हुआ है, और नदी की धारा कहीं पर बिल्कुल गुमसुम सी हो गई है। तो ये जो पूरा मतलब ऊपर से जो पूरा फेंका जा रहा है, जो भी कचरा फचरा, जो इनका पहाड़ का मलबा वैसे, तो ये तो पूरी नदी को एक प्रकार से कई बार रोक सकता है, कई बार कई झील बन सकती हैं। तो क्या आपको लगता है, मुझे मतलब कल ये देख के लगा कि शायद जो ऋषि गंगा में जो दुर्घटना हुई है वो ऐसे ही झील बन के हुई है जैसे कल बनी है। आपका क्या इसमें वो है? तो वो असल में ये तो 2013 की जब आपदा आई, तो 2013 की आपदा के बाद एक हाई पावर कमेटी गठित की गई जी, डॉक्टर रवि चोपड़ा साहब की अध्यक्षता में। उस कमेटी की ये सिफारिश है, उसका ये विश्लेषण है, उसका ये आकलन है कि ये जो 2013 की आपदा है उसका जो मैग्नीट्यूड, उसकी जो विभीषिका है, उसको बढ़ाने में ये पनबिजली परियोजनाओं के द्वारा जो नदी में डाला गया मक है, जो मिट्टी है, जो मलबा है, उसने उस विभीषिका को, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा दिया। ये उस रिपोर्ट में कहा गया है। तो यानी कि ये बात तय है, उसमें वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इस बात को प्रमाणित किया गया है। तो ये तो बात बिल्कुल तय है कि जो नदी में अभी भी ये जो 4 धाम पूरा यात्रा मार्ग बन रहा है, उसका जो मलबा है सारा अलकनंदा नदी में या भागीरथी में या जहाँ जहाँ बुरी तरह से बिल्कुल अभी हम देख के आ रहे हैं, जिस बात को आप कह रहे हैं। तो वो कल भी जो झील बनी है नीति के पास, वो झील ये बनी है कि वो आगे उन्होंने नीति के लिए जो मार्ग जा रहा है वो सड़क चौड़ीकरण का मलबा वहाँ डाल दिया, और वो मलबे की वजह से वो पानी रुक गया है। तो ऋषि गंगा में भी वो मलबा तो डाला ही जा रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि विस्फोट के जरिए ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो है उसने पूरे पहाड़ को हिला दिया। उसकी वजह से ही जो रोहटिक जहाँ जो पीक है जो टूट करके आया है, तो उसमें दरार जो पड़ी है, और वो टूट के नहीं तो जैसे धन सिंह जी कह रहे थे कि फरवरी के महीने में, सूखे महीने में, जबकि पानी को जमना चाहिए, अच्छा पानी पिघलेगा क्यों? सही कह रहे हैं। फरवरी के महीने में तो पानी जो है जमना चाहिए। तो बर्फ तो वैसे ग्लेशियर है, वो तो उसको और कड़क होना चाहिए और कठोर होना चाहिए, उसके बजाय वो टूट करके गिर गया। तो उसका कारण ये है कि वो इतने दिनों के
इतने सालों से जो परियोजना के जो विस्फोटक हैं उन्होंने उसको कमज़ोर कर दिया उस चट्टान को, जी। और जो चट्टान का टुकड़ा टूटा उसके साथ ही ग्लेशियर भी उसके साथ टूट करके नीचे आया, और उस ग्लेशियर के साथ बहुत बड़ी मात्रा में मलबा। तो उसमें तो पानी कम दिखाई दिया और पानी कम था और मलबा ज़्यादा था। हाँ, और उसी मेनली का मलबा हाँ, था। तो आप देखिए कि अभी भी जब मैं कह रहा हूँ कि 17, 18, 19 अक्टूबर की बारिश ने जबकि लगभग 90% मलबा बहा दिया नीचे की तरफ, उसके बावजूद आप देखिए वहाँ मलबे के ढेर ऋषिगंगा से लेकर के और विष्णुप्रयाग तक दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो दुर्घटना हुई है उसका आपदा नहीं बोल सकता, एक्चुअली दुर्घटना ही हमको बोलना पड़ेगा। मानव जनित। तो मानव जनित ये दुर्घटना भी है, और इसके लिए जो है मतलब जिन्होंने विस्फोट वगैरह किए हैं जो कंपनियां वो जिम्मेवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पूरी तरह से उसके लिए जो एक हमारा विकास का जो ढांचा खड़ा हो रहा है उसका जो तरीका है, अभी भी आप देखिए सड़क को चौड़े करने का जो तरीका इस्तेमाल हो रहा है। मैं आपसे रास्ते में कह ही रहा था कि ये विकास हो रहा है नहीं हो रहा हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ये एक नई आपदा की, बड़ी आपदा की हम तैयारी कर रहे हैं। हमला इससे बड़ी आपदा हो सकती है, क्योंकि अब तो हर जगह पे नदी का बहाव भी रोका जा रहा है। छोटे छोटे डैम्स इतने बन चुके हैं कि जो जिनकी संख्या ही काउंट में नहीं हो सकती है। मतलब एक जगह से आए, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है 22 परियोजनाओं पर, तो अभी केंद्र सरकार कह रही है कि उसमें से 7 परियोजनाएं हमको दोबारा से खोलने की स्वीकृति दी जाए। उसमें से वो परियोजना भी है वो लाता तपोवन वाली, जिसका कि मैं आपको दिखा रहा था कि वो लाता से शुरू होगी और तपोवन में, मतलब अब ये होगा कि 22 को 7 में कन्वर्ट कर दो, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पे होता है 100 से कम पे कर दो तो आपको कोई EIA की जरूरत नहीं है। जी, वो असल में इसलिए है कि अभी 7 खोल दीजिए आप, फिर उसके बाद 7 और खोल दीजिए, तो फिर लोग उस पर हल्ला नहीं मचाएंगे, कब तक मचाएंगे ये। तो जो रेणी गांव है, जो बड़ा ऐतिहासिक गांव है, गौरा देवी का गांव है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर गांव ये विस्थापित हो गया या ख़त्म हो गया तो उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी जो पहचान खास करके पर्यावरण आंदोलन को थी दुनिया भर में, वो एक प्रकार से ये संदेश हम भेज रहे हैं कहीं ना कहीं पर कि जिस कारण से उत्तराखंड को जाना जाता दुनिया में, उस हम अपने सिंबल्स के प्रति भी उतने निष्ठावान नहीं हैं। नहीं, अगर हम होते तो ये तो विडंबना है कि जिस गांव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको जाना गया, पर्यावरण बचाने वाले लोगों के तौर पर हमारी पहचान हुई, उसको भी हम जो है संरक्षित। आप तो आ रहे हैं जी जी, और आप तो उनके घर पर भी गए जी, और आपने क्या पूछा? आपने पूछा कि साहब कहीं कोई ऐसी जगह है जहां आप गौरा देवी की फोटो लगी हो, मैं उस फोटो को खींचना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो तब क्या करना पड़ा उन्हें एक कमरा खोलना पड़ा, बिल्कुल। और उस कमरे में ताला लगा हुआ था। हमने जब वो कमरा खोला उसके बाद गौरा देवी जी की एक फोटो हमको मिली, वहां से मिली। तो यानी कि हमने उस की जो उनकी विरासत है, उनकी जो स्मृति है, उसके साथ उस धरोहर के साथ ये किया कि उनके पूरी कहीं कोई पहचान नहीं। अगर वो गेट हटा दिया जाए, बिल्कुल, जो चिपको का गेट बना है, कल के जो सड़क में वो भी आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, और वो भी चला जाएगा। तो वहाँ कोई ऐसी पहचान, ऐसा कोई चिन्ह नहीं जिससे आप कह सकें कि ये चिपको का गाँव है। तो जब हमारी सरकारों ने उसकी ऐसी उपेक्षा कर दी, और तो आज तो हम देख के आने में, इसीलिए मतलब लोगों के अंदर अब एक निराशा भाव भी हो गया कि अब क्या करें, वो तो उनका अपनी सलाई बचाने का सवाल हो गया। पहली बात तो ये है कि हमारा जीवन बचेगा तो फिर चिपको भी बचेगा। भाई वो लोग ही नहीं रहेंगे माना, तो वो जिस विरासत के वो जो पहरुए हैं या उसका झंडे बरदार हैं, जो वो ही स्वयं नहीं रहेंगे तो उस विरासत को ले जाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। तो अभी तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि अगर वो गांव खाली नहीं होता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो तो नीचे से जा रहा है पूरे किनारे से, और नीचे से नदी उसको काट रही है, तो वो पूरी तरह धंस जाएगा। और जैसे वहाँ मानव, क्योंकि ये गतिविधियाँ रहेंगी तो उसका धंसाव ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो हमारा तो ये कहना था कि अगर कुछ दिनों के लिए उस गांव को खाली कर दिया जाए, 1 2 साल 3 साल 4 साल, और मानवीय गतिविधियां वहाँ खत्म कर दी जाए, वहाँ वृक्षारोपण हो, वहाँ कुछ इस तरह के थोड़ा सी पीछे से कुछ तो शायद है कि 5 7 10 साल में वो थोड़ा स्थिर हो जाएगा। और अगर लेकिन लोग वहाँ रहे माना, तो घर भी बनाएंगे, पत्थर भी तोड़ेंगे, उनकी गतिविधियां चलती रहेंगी, तो जल्दी धसाव के शिकार हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा वो गाँव। इसलिए भी जरूरी है कि कुछ दिनों के लिए 5 साल 10 साल के लिए उस गांव को खाली किया जाए। या ऐसी जो भी जगहें पहाड़ में हैं जो धसाव का शिकार हो रही हैं, भूस्खलन का शिकार हो रही हैं, उनको आगे कहीं शिफ्ट किया जाए। हमने तो कहा कि भाई उत्तराखंड सरकार कह रही है कि हमारे जो है 250 से 300 गाँव खाली है, अब तो 500 का आंकड़ा आ गया कि वो जो है भूतहा गाँव हैं, होस्ट विलेजेस हैं,
तो आप उन घोस्ट विलेजेस में इन लोगों को बिठाइए, जी जी, इंसानों को। पूरे गांव को बचाइए इनको बिल्कुल। बसाइए वहाँ, और उस गांव को जहाँ इनको बसा रहे हैं, माना पौड़ी का कोई शूण गांव है, जी अगर वहाँ बसाते हैं, उस गांव का नाम शूण हटा करके ऋणी कर दीजिए। ये बिल्कुल। ऋणी के लोग यहाँ आए हैं, ये नया ऋणी है। तो उस तरह से ऋणी गांव पूरा पूरा वहाँ हो, और जो इन्होंने पर्यावरण की अलख यहाँ जगाई, हाँ। ये वहाँ जगाएं, जी जी ये वहाँ बिल्कुल उसके झंडा बरदार बने। बिल्कुल। तो जी ये आपने बहुत बहुत सही बात कही कि कम से कम उसका ये गांव का नाम पूरा ख़त्म ना हो, खत्म, गांव का नाम वैसा का वैसे ही वैसा रहे। रखा जा सकता है जी। उत्तराखंड के जो सामाजिक आंदोलन है, जो राजनीतिक दल हैं, आप खुद हैं, और जो सरकार है, इन तीनों से आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सवालों को लेकर? उत्तराखंड की पूरी जो पर्यावरण से लेके क्योंकि पहाड़ी नहीं रहेगा तो पहाड़ी भी नहीं रहेंगे। नहीं रहे, तो बिल्कुल उत्तराखंड की अस्मिता, उत्तराखंड के जो पहाड़ या नदियाँ हैं, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए? अच्छा, मैं तो जो हूँ, आपकी जब अपनी BA ओपिनियन में जो भी पढ़ है, रहा लेकिन था आप हाँ मैं, जी जी। तो मैं BA फाइनल में था जब 1994 में आंदोलन हुआ, अच्छा और मैं उस आंदोलन के बहुत कोर कमेटियों में था। डॉक्टर SP सती वगैरह हम लोग जो थे, और शुरू की मीटिंग जब उस संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ, मैं उस मीटिंग का हिस्सा रहा। तो जिस दिन ये कांड हुआ 2 अक्टूबर का, जी तो मैंने कविता लिखी एक। अच्छा। उस कविता में मैंने कहा कि हम लोगों ने सपना देखा कि हमारे यहाँ गरम मसाले के, हमारे यहाँ चाय पत्ती के बागान बने, हमारे यहाँ गरम मसाला उगाया जाए, हमारे यहाँ पनबिजली परियोजनाएं लगे, हमारे यहाँ ये हो, हमारे यहाँ माल्टे के बाग लगे, हमारे यहाँ फल पट्टी बने। हमने ये सब सपना देखा, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे सीनों पर गोली दागी गई, हमारी माँ बहनों के साथ ये सब किया गया, हमारे सपनों को कुचला गया। अब आज हम जो है दूसरा सपना देखने लगे हैं, हम बंदूक गोला बारूद इसका सपना देखने लगे, हमारी ज़मीनों में आंसू बो दिए गए हैं। अब दुनिया के पत्रकार पर्यटन कर रहे हैं और हमारे आंसुओं को बेच रहे हैं। तो ये हमने उस कविता में लिखा। अच्छा। तो हम वहाँ से निकल के आए हैं, मतलब उस भावना के साथ इस राज्य का हमने गठन किया। लेकिन जिस भावना के साथ गठन किया उसकी ये हालत है। आप धन सिंह जी से मिल के आ रहे हैं, उनका गीत जी। कि उन्होंने कहा कि भाई हमने ये सब देखा और उसका ये हाल हो गया, दोबारा से हमको लग रहा है कि लड़ने की ज़रूरत है। जैसे चिपको के बाद झपटो छीनो हुआ, ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड आंदोलन के बाद एक दूसरे आंदोलन की, कि हमारा जो राज्य हमसे छीन लिया गया, जिसका हमने सपना देखा, उस सपने को जो उसका तार तार इन्होंने कर दिया है, उसको दोबारा से उससे बड़े आंदोलन की ज़रूरत हमको महसूस हो रही है। अब ये जो हम तो तब कहते थे उत्तराखंड आंदोलन के दौर में, उसी समय हम लोगों ने बहस चलाई कि कैसा उत्तराखंड होना चाहिए। बल्कि नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गीत गाए हैं, कन होलू उत्तराखंड, कैसा कन हो का खोलिए की राजधानी, कैसा ये राज्य होगा, कैसे इसकी योजना बनेगी, ये सब उन्होंने उस गीत में कहा। लेकिन हमने उन सारे सपनों को छिन्न भिन्न कर दिया। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि वो जो सपने हमने देखे जो बिखर गए, उन सपनों को दोबारा सच करने के लिए हमको दोबारा लड़ने की, दोबारा संघर्ष की, उतने ही बड़े संघर्ष की ज़रूरत है। उसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य मुलम्मा कोई से हम उसको ढक नहीं सकते। जो घाव इन्होंने हमको इतने पिछले 20-22 सालों में दे दिया हो, चाहे नारायण तिवारी आए हों और विकास पुरुष के नाम पर, और चाहे आज आप देख रहे हैं कि एक ही साल, एक ही उसमें सरकार एक ही है, लेकिन जी, जी, 3-4 मुख्यमंत्री बदल जा रहे हैं। तो जहाँ ये ले गए हैं, वहाँ से अब एक बड़े आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता नहीं कि हम इसको ठीक कर पाएँ।